नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास में 16 महाजनपदों तक की पढ़ाई कर ली थी। हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से ऋग वैदिक काल में कबीलों को जन कहा जाता था, फिर वही जन मिलकर के उत्तर वैदिक काल में आपके जनपद में बदल गए, ठीक है। और अब जाकर के ये महाजनपद में बदल चुके थे। अनेक जनपद संयुक्त होकर के महाजनपदों में बदल चुके थे। अब हम लोग देखने वाले हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में। हम लोगों ने महाजनपद काल में देखा था कि 4 बहुत बड़े जनपद थे, सबसे शक्तिशाली जनपद थे, जिनमें वज्जी जो कि आपका वैशाली के आ गए, उसके बाद कोसल, ठीक है, उसके बाद फिर आपका वत्स और अवंती। वज्जी, कोसल, वत्स और अवंती ये जो थे सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन इनमें भी जो है आपस में संघर्ष होता रहता था, ठीक है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली बनकर जो उभरा वो था मगध साम्राज्य। अब मगध साम्राज्य जो था वह इतना शक्तिशाली कैसे हुआ, तो उसके लिए कुछ भौगोलिक परिस्थितियां जिम्मेदार थी, जिनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है मगध साम्राज्य में जितने वंश हुए, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका हर्यंक वंश हो गया, आपका शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, ये हम लोग देखेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अंतिम नंद शासक धननंद के टाइम पे आपका आक्रमण होता है, किसका, सिकंदर का आक्रमण होता है 326 ईस्वी पूर्व में। और उसी समय जो है धननंद को पराजित करके किस प्रकार से चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह मौर्य शासन की, मौर्य वंश की नींव रखते हैं, ठीक। तो ये हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो आइए शुरू कर। आज का हमारा जो विषय है वो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मगध के उत्कर्ष के, मगध के उत्थान के क्या क्या प्रमुख कारक थे। पहला जो कारक था वो था भौगोलिक अवस्थिति। भौगोलिक अवस्थिति कहने का मतलब है जिस भौगोलिक क्षेत्र में मगध साम्राज्य स्थित था, ठीक है। इसकी 2 राजधानियाँ थी। प्रारंभिक काल में इसकी राजधानी गिरिव्रज या फिर राजगीर था, ठीक है। और बाद में जो है उदयन ने आपका पाटलिपुत्रा की स्थापना की और उसके बाद जो है राजधानी पाटलिपुत्रा चला गया, ठीक है। तो इसकी 2 राजधानियाँ थी, राजगृह और आपका राजगृह कहिए, गिरिव्रज कहिए या फिर राजगीर कहिए, तीनों एक ही है, ठीक है। और एक पाटलिपुत्रा। अब राजगीर की भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो राजगीर जो है वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण उस पर चढ़ाई कर पाना, उसके दुर्ग को तोड़ पाना किसी भी अन्य साम्राज्य के लिए काफ़ी कठिन काम था, लगभग नामुमकिन था, ठीक है। दूसरी देख लेते हैं विशेषता, पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा जो था वह कहाँ बसा हुआ था, आपका सोन नदी, गंडक नदी, पुनपुन नदी और गंगा नदी, इनके संगम पर बसा हुआ था। वैसे बोला सिर्फ इतना जाता है कि सोन और गंगा नदी के संगम पर, लेकिन यह जो था 4 नदियों का वहाँ पर मिलान होता है, आपका सोन नदी, गंगा नदी, पुनपुन नदी और गंडक नदी, ठीक है। तो इन नदियों से घिरे होने के कारण यह जो है एक प्रकार का जल दुर्ग बन जाता था, ठीक है। और किसी भी साम्राज्य के लिए, किसी भी अन्य साम्राज्य के लिए यहाँ पर आक्रमण कर पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता था। और यही कारण था कि भौगोलिक परिस्थिति जो है मगध साम्राज्य का साथ देती थी। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं तो मगध का लोकेशन आप देख सकते हैं कि आपका पटना के आसपास का क्षेत्र, पटना गया इत्यादि के आसपास का क्षेत्र। अब यहाँ से झारखंड नज़दीक है, झारखंड आज का जो वर्तमान झारखंड है वो नज़दीक है। अब वहाँ पर क्या है, लोहे की प्रचुर मात्रा है, लोहे की खादान बहुत ज़्यादा है। आपका लोहा जो है वो प्रचुर मात्रा में यहाँ पर मिल जाता है। बगल में आपका ओडिशा है, वहाँ पर भी लोहे का खादान है, ठीक है। और लोहा जो है आसानी से मिल जाता था। अब लोहा जो कि आसानी से मिल जाता था तो
कृषि कार्य में उसका उपयोग किया जा सकता था, अनेक प्रकार के उपकरण बनाए जा सकते थे, कृषि उपकरण बनाए जा सकते थे, ठीक है। इसके अलावा आपका जो सेना थी उसके लिए हथियार बनाए जा सकते थे, औजार अस्त्र शस्त्र वगैरह बनाए जा सकते थे, विभिन्न प्रकार के अस्त्र, जैसे अजातशत्रु ने जो है आपका महाशिलाकंटक और एक और रथ मूसल का प्रयोग किया था अपने विजय अभियानों में। तो इस प्रकार के अस्त्र बनाए जा सकते थे लोहे के प्रयोग द्वारा, ठीक है। तो ये दूसरा विषय हो गया। तीसरा विषय हो गया कि चूंकि गंगा नदी से इसको जलोढ़ मिट्टी मिलती थी, गंगा और गंडक नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कि काफ़ी उपजाऊ होती है, ठीक है। तो चूंकि उपजाऊ बहुत अधिक थी भूमि, तो किसान जो है वो अधिशेष फसल का उत्पादन करते थे। अब फसल ज़्यादा उगाई जाती थी, अपने खाने से ज़्यादा उगाई जाती थी, तो किसानों से क्या किया जा सकता था, कर लगाया जा सकता था, चुंगी ली जा सकती थी और उनसे कर लेकर के अपने सैनिकों के लिए जो शासक थे वो भोजन की भी व्यवस्था कर सकते थे और कर के माध्यम से आपका उनके वेतन की भी व्यवस्था कर सकते थे। तो सैन्य जो संगठन था वो मजबूत कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारक थे। अच्छा, एक और कारक आपको बता देता हूँ कि हाथियों का प्रयोग, जो आपका गंगा के आसपास की भूमि थी वह क्या थी, दलदली भूमि थी, ठीक है। और दलदली भूमि में घोड़ा से आपका आक्रमण करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, जबकि मगध के शासकों ने क्या किया, हाथी का प्रयोग किया। तो एक तरफ घोड़ा एक तरफ हाथी, हाथी तो जीतेगा ही ना। तो हाथियों का प्रयोग जो है मगध के साम्राज्य ने बहुत बेहतरीन तरीके से किया और यह भी एक कारण माना जाता है। इसके अलावा अब कृषि बहुत अच्छा, कृषि जो है खेती किसानी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। बिना सिंचाई के भी जो है खेत आपके फसल उगा रहे हैं, सोना उगा रहे हैं, फसल के रूप में सोना उगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कृषि बहुत अच्छी चल रही है। इसके अलावा नदियों के संगम पर बसे होने के कारण यहाँ से व्यापार भी आसानी से हो सकता था, जो आपका यातायात की कठिनाई नहीं होती थी। अब जमीन मार्ग से कोई जाए तो उस पर तो आक्रमण करना आसान होता है, कोई दूसरा साम्राज्य जो है उस पर आक्रमण कर सकता है, लेकिन जल मार्ग से आक्रमण करना जो है अन्य शासकों के लिए या फिर अन्य साम्राज्यों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो इनका जो व्यापार था, मगध का जो व्यापार था या फिर यातायात था, बहुत ही सुगम तरीके से होता था, ठीक है। तो यह भी एक कारण था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मगध की भौगोलिक अवस्थिति, ठीक है, यह बहुत ही बेहतरीन थी। इसके अलावा यहाँ का जो परिस्थिति था, समाज भी जो था यहाँ का, वह रूढ़िवादिता के खिलाफ था, ठीक है। तो समाज भी जो है आगे बढ़ने को उत्साहित रहता था, वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करता था और आगे बढ़ने की हमेशा सोच रखता था, ठीक है। रूढ़िवादिता से दूर रहता था। तो सामाजिक जो प्रतिष्ठा थी, सामाजिक जो संगठन था वो भी बहुत बेहतरीन था यहाँ का। तो ये सब कारण थे कि मगध साम्राज्य जो था वह अन्य साम्राज्यों की तुलना में बहुत तेजी से उभरा, बहुत शक्तिशाली बन करके उभरा। इसके अलावा यहाँ के जो शासक थे वो भी बहुत ही प्रतिभाशाली हुए, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, शक्तिशाली हुए, ठीक है, और बहुत ही सक्षम हुए। जैसे आप नाम ले सकते हैं, बिंबिसार है, उसने क्या किया, उसने बहुत बेहतरीन कूटनीति अपनाई कि विवाहों के जरिए जो है अपना साम्राज्य विस्तार किया। अनेक विवाह किए उसने, ठीक है, जिसमें 3 प्रमुख है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसने बहुत सारे विवाह किए, उससे जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके अलावा सैन्य बल के आधार पर भी उसने बहुत सारे साम्राज्य को जीता, ठीक है। बिंबिसार के अलावा आगे बढ़ते हैं तो अजातशत्रु ने भी जो है बहुत सारे राज्यों को अपने राज्य में मिलाया, रथ मूसल और महाशिलाकंटक का उपयोग किया और उसका एक वफादार सेनापति था, उसकी भी मदद ली उसने, ठीक है, उसका नाम हम लोग देखेंगे आगे। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो शिशुनाग हो गया। शिशुनाग के बाद आते हैं तो महापद्मनंद है। महापद्मनंद तो आपका मगध साम्राज्य का सबसे बड़ा शक्तिशाली शासक था, जिसको एकराट कहा गया है, आपका किसमें, पुराणों में कहा गया है एकराट, ठीक है। और यह कौन था, एक शूद्र दासी का पुत्र था, लेकिन वही दासी का पुत्र जो है एक बहुत ही बेहतरीन शक्तिशाली शासक बना। उत्तर भारत का उस काल का सबसे शक्तिशाली शासक आप अशोक के पहले जो है या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के पहले उसी को कह सकते हैं, महापद्मनंद को कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मगध वंश के जो शासक भी हुए वह सैन्य रणनीति में, कूटनीतिक रणनीति में बहुत ही बेहतरीन सक्षम साबित हुए, ठीक है। तो इसलिए जो है आपका मगध साम्राज्य जो था वह अन्य साम्राज्यों की तुलना में सबसे शक्तिशाली बन करके उभरा और लगभग सभी साम्राज्यों को अपने अंदर उसने मिला लिया था, खास करके उत्तर भारत के, ठीक। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहला जो कारक था वो था भौगोलिक अवस्थिति।
तो हम लोग देख चुके हैं कि राजगीर और पाटलिपुत्रा इसकी राजधानी थी। राजगीर जो था वो 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण एक अभेद्य दुर्ग बन जाता था। इसके अलावा पाटलिपुत्रा के बारे में देख लेते हैं तो सोन जो है इसके दक्षिण पश्चिम में है, गंगा उत्तर में है, गंडक पूर्व में है और पुनपुन जो है वह दक्षिण पूर्व में है। तो ये चारों तरफ से जो है हर दिशा से इसकी रक्षा करते थे और एक प्रकार का जल दुर्ग का निर्माण कर लेते थे। ठीक है, इसके अलावा लौह भंडार जो था वह पर्याप्त मात्रा में निकट में ही मौजूद था वर्तमान झारखंड में। जलोढ़ मिट्टी के कारण जो है उपजाऊ भूमि होती थी, कृषि अधिशेष होता था। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कारक देख लेते हैं तो आर्थिक समृद्धि, कृषि और व्यापार जो था, व्यापार वाणिज्य जो था वो बहुत ही अधिक समृद्ध था। अतिरिक्त फसल का उत्पादन होता था, इसलिए कर या फिर चुंगी लगाया जा सकता था। ठीक है, नदी मार्ग से व्यापार सुलभ हो पाता था और धातु के सिक्के भी इस समय जो है वो प्रचलित हो गए थे। ठीक, तो धातु सिक्कों का बहुत प्रयोग किया है मगध के शासकों ने। ठीक, तीसरा देख लेते हैं तो सैन्य संगठन। इसमें हाथियों का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा उनके लिए, उनके विजय अभियानों के लिए। दलदली भूमि में क्या होता था, घोड़े की तुलना में हाथी ज़्यादा उपयोगी होते थे। इसके अलावा सेना के भरण पोषण के लिए जो है आपका पर्याप्त अनाज मिल जाता था, संसाधन मिल जाता था और उनके पारिश्रमिक के लिए धन भी मिल जाता था। ठीक है, इसके अलावा लोहे की प्रचुरता के कारण जो है अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया सकता था, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र बनाए जा सकते थे, सैन्य उपकरण बनाए जा सकते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो स्वतंत्र सामाजिक वातावरण। यहाँ का जो वातावरण था वह सामाजिक वातावरण जो था वह रूढ़ि विरोधी था। ठीक है, रूढ़िवादिता का विरोध करता था। ठीक है, इसके अलावा वातावरण जो था वह अपेक्षाकृत स्वतंत्र था और इसमें प्रसार की अदम्य क्षमता थी। ठीक, तो यह भी एक कारण था। नेक्स्ट देख लेते हैं तो शक्तिशाली एवं सक्षम शासक वर्ग। बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्मनंद और चंद्रगुप्त मौर्य इत्यादि की सैनिक एवं कूटनीतिक रणनीति जो थी वह काफ़ी उत्तम थी, सर्वोत्तम थी उस काल की और यही कारण था ये सब मिलकर के मगध को सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनाते थे। ठीक, अब आगे देख लेते हैं तो कुछ प्रमुख वंशों के बारे में देख लेते हैं। मगध साम्राज्य की स्थापना, मगध में साम्राज्य की स्थापना और उसके विस्तार के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला जो वंश था जो मगध पर शासन करने वाला था वो था हर्यंक वंश। ठीक है, हर्यंक वंश सबसे पहला वंश था और इसका कालखंड जो है वो 544 से 412 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये कालखंड जरूर याद रखिएगा, कभी कभी जो है ना मिलाने के लिए बोल देता है कि निम्नलिखित मगध के निम्नलिखित वंशों को कालखंड के क्रम में सजाएं। ठीक है, लेकिन या फिर कालखंड का मिलान करें कि किसका सही है किसका गलत है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं। और इसको जो है आपका पितृहंता वंश भी कहा जाता है। यह भी पूछा जा चुका है कि पितृहंता वंश किसे कहा जाता है, हर्यंक वंश को कहा जाता है। अच्छा, किस लिए कहा जाता है, क्योंकि आपका बिंबिसार जो था उसका पुत्र था अजातशत्रु और उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। उसके बाद आगे बढ़ के देखते हैं तो अजातशत्रु का पुत्र था उदयन और उसने क्या किया था, अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। तो इसलिए अपने पिता की हत्या किए जाने के कारण इसका जो है नाम पितृहंता वंश इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं तो इसका संस्थापक जो था वह बृहद्रथ था। संस्थापक बृहद्रथ था, लेकिन याद रखिएगा कि वास्तविक संस्थापक कोई पूछे तो वास्तविक संस्थापक बिंबिसार ही था। ठीक है, लेकिन जो संस्थापक था वह बृहद्रथ को कहा जाता है और उसका पुत्र था जरासंध। ठीक है, जरासंध के बारे में आप लोग जानते हैं, कृष्ण भगवान ने भीम की सहायता से जिसकी हत्या की थी। ठीक है, जरासंध वो याद होगा आपको। तो महाभारत अगर देखे होंगे तो बिल्कुल याद होगा। आगे देख लेते हैं बिंबिसार के बारे में। तो इसका कालखंड जो था वो 544 से 492 ईस्वी तक था। 544 से 492 ईस्वी तक था। वैसे बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि इसने जो है 52 साल तक शासन किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 साल नहीं है, 64 साल है। ठीक है, 44 और उसके बाद आप देख सकते हैं 44 से उधर 56 और इधर आपका 8, 56 और 8 64 साल इसने शासन किया था। लेकिन बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से 52 साल शासन किया था और यह जो था हर्यंक वंश का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। ठीक है, और इसने क्या किया, सैन्य बल पर और वैवाहिक संबंधों के बल पर जो है इसने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इसलिए इसने बहुत सारे विवाह किए। लेकिन 3 इसकी जो पत्नियां थी उनका प्रमुखता से वर्णन किया जाता है। तो उनके बारे में देख लेते हैं। पहली जो पत्नी थी वह थी
कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला, उसका नाम था महाकौशला, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। और इस विवाह के फलस्वरूप जो है इसको काशी दहेज में मिल गया था। अब बताइए, एक विवाह करने के बाद काशी जैसा नगर जो है वह दहेज में मिल जाए तो भैया विवाह तो कोई भी कर लेगा, है ना। आगे देख लेते हैं, तो पूरा का पूरा काशी इसको मिल गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलन्ना से इसने शादी की थी और इसी से जो है अजात शत्रु पैदा हुआ था, ठीक है। तो लिच्छवी के शासक आपका चेटक की पुत्री चेलन्ना से इसने विवाह किया था। आगे देख लेते हैं, तो पंजाब के मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से इसने शादी की थी, ठीक है। पंजाब के मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा, उससे तीसरी शादी की थी, ठीक है। इसके अलावा भी अन्य शादियां की होंगी, उस समय तो राजा महाराजा बहुत सारी शादियां किया करते थे, लेकिन इन तीनों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इसने क्या किया, सैन्य प्रसार किया, प्रशासनिक सुधार किया और भूमि पैमाइश पर भी इसने बल दिया। इसके अलावा अवंती नरेश चंद्र, इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अवंती नरेश चंद्र प्रदोत्त को पीलिया नामक रोग हो गया था। पीलिया जिसको जॉन्डिस कहा जाता है आज के डेट में, तो वो रोग हो गया था, जिसके इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने वैद्य, राज्य वैद्य जीवक को भेजा था, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा, यह बहुत बार पूछा जा चुका है कि बिंबिसार ने किसको भेजा था, तो जीवक को भेजा था, किसके इलाज के लिए भेजा था, किस रोग के इलाज के लिए भेजा था, ये सब पूछा जा चुका है। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों को इसने क्या किया, संरक्षण दिया बिंबिसार ने। और जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है, यह भी पूछा जाता है, ठीक है। श्रेणिक कहा जाता है बिंबिसार को और कुनिक कहा जाता है आपका किसको, अजात शत्रु को। तो ये दोनों पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, तो पुत्र अजात शत्रु ने ही इसकी हत्या कर दी थी और यही कारण है कि हर्यंक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अजात शत्रु की ओर, देख लेते हैं। तो इसको जो है कुनिक कहा जाता है और इसका कालखंड जो है आपका 492 से 460 ईस्वी पूर्व है, ठीक। अब इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या रहे, तो 16 वर्षों के निरंतर प्रयास के बाद इसने जो है वज्जी संघ को अब मगध में मिला लिया। वज्जी संघ जो कि सबसे महत्वपूर्ण संघ हुआ करता था, सबसे बड़ा संघ हुआ करता था, उसको जो है अपने में इसने मिलाया, ठीक। आगे देख लेते हैं, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत से इसने युद्ध किया, ठीक है। कौशल नरेश प्रसेनजीत से भी इसने युद्ध किया, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसका सारा राज्य लौटा दिया, उससे समझौता कर लिया और उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था वाजिरा, उससे विवाह कर लिया इसने, ठीक। आगे देख लेते हैं, तो अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री जिसका नाम था वत्सकार, उसकी सहायता से, और दो प्रमुख अस्त्र थे इसके, रथ मूसल और महाशिला कंटक। रथ मूसल जो था वह एक ऐसा रथ हुआ करता था जिस पर गदा टाइप का कोई औजार लगा हुआ रहता, गदा टाइप का कोई सैन्य उपकरण लगा हुआ होता था, ठीक है। तो उसको रथ मूसल कहते थे। और महाशिला कंटक जो था वह उससे के द्वारा जो है बड़ा बड़ा शिला यानी कि पत्थर फेंका जाता था शत्रु सेना के ऊपर, ठीक है। तो इसका जो है अर्थ भी पूछा जा चुका है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किसने किया था, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने जो है अपना विजय अभियान जारी रखा था, ठीक है। इसने क्या किया, बौद्ध एवं जैन धर्मों का पोषण किया, दोनों धर्मों का पोषण किया। और इसी के शासनकाल में जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ठीक है। यह हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। और इसके शासन के 8वें वर्ष में, यह भी पूछा जा चुका है, इसके शासन के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, मतलब बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो यह भी पूछा जा चुका है कि अजातशत्रु के शासन के किस वर्ष में उनकी मृत्यु हुई थी, तो 8वें वर्ष में हुई थी। वैसे आप लोग कालखंड यदि याद रखेंगे तो जोड़ करके इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए अब, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आपका इसके पुत्र उदयन ने ही इसकी हत्या कर, उदयन कह सकते हैं या फिर उदायन कह सकते हैं, उसने इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। या फिर उदयभद्र भी उसको कहा जाता है। तो आइए अब देख लेते हैं उदयन या फिर उदायन या फिर उदयभद्र के बारे में। इसका जो कालखंड था वो 460 से 444 ईस्वी पूर्व था, ठीक है। और सबका कालखंड याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक।
आगे देख लेते हैं, तो इसने क्या क्या किया, पाटलिपुत्र की स्थापना की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि उदयन ने ही जो है आपका गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी, ठीक है, और इसको अपनी राजधानी बनाया था। तो यह जो था सबसे पहला शासक था जो कि आपका राजगीर से राजधानी ले आकर के पाटलिपुत्रा में रख दिया, ठीक। आगे देख लेते हैं, तो इसकी हत्या जो है छुरा भोग कर, किसी आम इंसान ने इसकी हत्या जो है छुरा भोग कर दी। किसने की थी ये तो नहीं पता, लेकिन किसी आम नागरिक ने ही की थी, ठीक है, इसके पुत्र ने इसकी हत्या नहीं की थी, ठीक। आगे देख लेते हैं, तो उदयन के बाद जो है उसके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने बारी बारी शासन किया, और यही जो नागदशक था वही हर्यंक वंश का सबसे अंतिम शासक था, ठीक है, यह याद रखिएगा, ठीक। और पुराणों और कथा कोश के अनुसार जो है नागदशक का एक और नाम दर्शक नाम से इसको जाना जाता है। पुराणों और एक ग्रंथ है कथा कोश, उसके अनुसार, ठीक है। और यह जो था हर्यंक वंश का अंतिम शासक था, यह भी याद रखिएगा, पूछा जा चुका है, ठीक। आगे देख लेते हैं, अब हम लोग शिशुनाग वंश में चलते हैं, ठीक। तो इसका जो कालखंड है, शिशुनाग वंश का जो कालखंड है वह है आपका 412 से 344 ईस्वी पूर्व, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं, तो शिशुनाग वंश का संस्थापक जो था वह शिशुनाग ही था। और यह कौन था, तो नागदशक जो कि हर्यंक वंश का अंतिम शासक था, उसका यह अमात्य था, ठीक है, अमात्य कह सकते हैं प्रधानमंत्री को। तो उस समय यह अमात्य था, और उसने क्या किया कि चूँकि जो आपका नागदशक था वह अलोकप्रिय हो गया था जनता में, तो उसको जो है अपदस्थ करके गद्दी से उतार करके और खुद जो है यह शासक बन बैठा, और इसने जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक। आगे देख लेते हैं, तो इसने क्या किया, अवंती को जीता, ठीक है। अवंती जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, ठीक है, 4 शक्तिशाली साम्राज्यों में अवंती भी आता है, तो उसने इसको जीता था, अवंती को जीता था। इसके अलावा अपनी राजधानी जो है उसने क्या किया, पाटलिपुत्रा से ले आकर के वैशाली में पटक दिया। मतलब कि राजधानी इसने पाटलिपुत्रा से वैशाली स्थानांतरित कर दी, यह भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग कालाशोक, या फिर इसको काकवर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग जो था वह काला था, इसलिए इसको काकवर्ण कहा जाता है। काक मतलब कौवा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो इसका जो कालखंड है वह है आपका 394 से 366 ईस्वी पूर्व, 394 से 366 ईस्वी पूर्व। और शिशुनाग का जो कालखंड था वह था आपका 412 से 394 ईस्वी पूर्व, ठीक। तो आइए देख लेते हैं, तो कालाशोक ने क्या किया, इसने क्या किया, राजधानी जो है पुनः वैशाली से ले आया, कहाँ पे, पाटलिपुत्रा ले आया, ठीक है। और इसके बाद जो है राजधानी हमेशा पाटलिपुत्रा ही रही, ठीक। इसी के समय जो है आपका द्वितीय बौद्ध संगीति भी हुई, कहाँ, वैशाली में, यह हम लोग देख चुके हैं। और यह इस वंश का जो अंतिम शासक था, किस वंश का, शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नंदीवर्धन, तो यह भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा इस वंश से और कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक। आगे देख लेते हैं नंद वंश के बारे में। तो नंद वंश का जो शासक था महापद्मनंद, वह सबसे शक्तिशाली शासक था, मगध पूरे मगध साम्राज्य का कह सकते हैं, उसको सबसे शक्तिशाली शासक कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, उत्तर भारत का उस काल का सबसे शक्तिशाली, सबसे समृद्ध शासक था, ठीक। तो नंद वंश की जो कालखंड है वह आपका 344 से 324 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। और इसका संस्थापक जो था वह महानंदिन था। महानंदिन और महापद्मनंद में कंफ्यूज मत होइएगा, इसका जो संस्थापक था वह महानंदिन था, ठीक है। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछे क्वेश्चन में तो वहाँ पर आप दीजिएगा महापद्मनंद, या फिर हो सकता है बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें महानंदिन का जिक्र भी नहीं होता है, सीधा महापद्मनंद लिख देता है, तो वहाँ पर महापद्मनंद ही सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब महापद्मनंद कौन था, तो जैसा मैंने बताया था आपको कि एक शूद्र दासी का पुत्र था, लेकिन मगध का सबसे शक्तिशाली राजा था, ठीक है। और इसको जो है एक राट कहा जाता है, या फिर अपरो परशुराम कहा जाता है, अपरो परशुराम इसको कहा जाता है, ठीक है। और आगे भी देखेंगे इसका और भी बहुत सारा, आपका एक छत्र इसको कहा जाता है, एक राट कहा जाता है, क्योंकि चारों दिशाओं का विजेता था यह, ठीक है। एक राट मैंने आपको बताया था कि किस समय, मैंने आपको बताया था कि किस दिशा में राजा को क्या कहा जाता था, और उसमें बीच में था आपका एक राट, जो चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करता था उसको एक राट कहते थे। और वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको महापद्मनंद का, ठीक।
तो यही है वो महापद्म। ठीक है, पुराणों में इसे जो है एक छत्र या फिर एक राट कहा गया है। ठीक, और इसी ने जो है पहली बार कलिंग विजय की थी। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कलिंग पर विजय किसने की थी, तो इसी ने की थी, महापद्मनंद ने की थी। और दूसरी बार किसने की थी, तो अशोक ने की थी। ठीक है, और वही कलिंग युद्ध अशोक जो है, कलिंग युद्ध के दौरान ही जो है अशोक में शांति की भावना जगी। ठीक है, और उसके बाद जो है उसने युद्ध का त्याग कर दिया था। ठीक है, तो वो कहानी हम लोग अशोक के शासनकाल जब मौर्य काल पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए कि सबसे पहली बार कलिंग विजय जो है महापद्मनंद ने की थी। और वहाँ पर क्या किया था, इसने एक नहर खुदवाया था। ठीक है, नहर खुदवाया था और वहाँ से आपका जिनसेन की मूर्ति उठा करके ले आया था। ठीक है, और इन दोनों बातों का जिक्र कहाँ मिलता है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों बातों का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जिनसेन की मूर्ति जो है कलिंग से कौन उठा करके ले आया था, तो महापद्मनंद ले आया था। और वहाँ पर क्या किया था, कलिंग में इसने नहर भी खुदवाया था। और इसका जिक्र कहाँ मिलता है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। तीनों चीज़ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी और बाकी सब में। ठीक है, इसका जो इसके मित्र थे पाणिनि जो बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे, इन्होंने व्याकरण की रचना की थी, तो वो इसके मित्र थे पाणिनि। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं तो उत्तर भारत का सबसे सर्वप्रथम महान सम्राट जिसको कहा जा सकता है, अशोक से पहले चंद्रगुप्त को महान नहीं कहा जाता है, अशोक को महान कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अशोक से पहले यदि कोई महान था तो वह कौन था, महापद्मनंद था। ठीक, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका धननंद। तो यह जो था नंद वंश का अंतिम शासक था और इसको सिर्फ इसलिए कमज़ोर शासक था, लेकिन याद इसलिए किया जाता है क्योंकि इसी के टाइम पे 326 ईस्वी पूर्व में आपका सिकंदर ने भी आक्रमण किया था। और इसी को हरा करके किसकी सहायता से, कौटिल्य कहिए, चाणक्य कहिए, तो कौटिल्य या फिर चाणक्य की सहायता से जो है आपका धननंद को ही हरा करके, पराजित करके और मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और क्यों किया था चंद्रगुप्त ने इस पर आक्रमण क्यों किया था, तो इसने क्या किया था कि अपनी जनता पर बहुत ज़्यादा कर आरोपित किया था, बहुत ज़्यादा कर लेने लगा था, टैक्स लेने लगा था। और दूसरा कि इसने क्या किया था कि कौटिल्य का अपमान किया था। ठीक, कौटिल्य या फिर चाणक्य जिनको कहा जाता है, चाणक्य नीति को कौन नहीं जानता है, तो उनका अपमान भी किया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि धननंद को हरा करके आपका मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और इस तरह से अपना मगध साम्राज्य का इतिहास जो है वो समाप्त होता है। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखिएगा कि नंद शासक जो थे वह जैन धर्म के पोषक थे और धननंद के जैन अमात्य थे। जैन अमात्य कौन कौन थे, तो सकटाल और स्थूलभद्र थे। ठीक है, स्थूलभद्र जो कि प्रमुख आपके जैन क्या कह सकते हैं, जैन विद्वान कह सकते हैं इनको, तो वो थे जैन। तो इसलिए जो है आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि स्थूलभद्र जो थे और सकटाल जो थे वह धननंद के जैन अमात्य थे। ठीक, तो यह जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं बुद्धकालीन प्रमुख साम्राज्यों के बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने बताया था कि जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनके शरीर को 8 भागों में बांट करके और हर अंग को अलग अलग साम्राज्य के लोग ले गए थे और वहाँ पर जो है हर अंग के ऊपर जो है एक एक स्तूप का निर्माण किया गया था। तो उस समय जो बुद्ध काल में कौन कौन से साम्राज्य थे ये मैंने आपको बताया था, लेकिन इनका लोकेशन नहीं बताया था। यहाँ पर मैं आपको लोकेशन भी बता देता हूँ। तो उस समय जो थे कपिल वस्तु के शाक्य। ठीक है, और इसका जो स्थान था वह नेपाल तराई क्षेत्र में वर्तमान तिलौरा कोट को माना जाता है, या फिर कुछ विद्वान जो है इसको सिद्धार्थनगर जिला के पिपरहवा से भी इसकी तुलना करते हैं, मतलब कि उसको भी यह मानते हैं कि यही जो था कपिल वस्तु का शाक्य था। ठीक है, इसके अलावा है आपका सुमसुमार पर्वत के भग। ठीक है, तो इसका जो स्थान है वह है आपका मिर्ज़ापुर जिला में चुनार नामक स्थान। ठीक है, और चूंकि ये सब उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि के आसपास का है, इसलिए यूपीपीएससी, बीपीएससी इत्यादि में ये सब पूछा जा सकता है, और कुछ जो है वो पूछा भी जा चुका है, इसलिए मैंने सबका जिक्र यहाँ पर कर दिया है, तो याद रखिएगा। इसके बाद है आपका अलकप के बुली। ठीक है, और ये जो है आपका बिहार का शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र आता है, और इनका जो राजधानी था वह था वेट द्वीप।
जिसको बोतिया भी कहा जाता है। बोतिया वैसे होना नहीं चाहिए, बेतिया होना चाहिए, बिहार में बेतिया जिला है तो वो हो सकता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो केशपुत्र के कालाम, और इनका जो स्थान था वो क्या था, तो कुंडवार से पालिया तक, सुल्तानपुर जिला में कुंडवार नामक स्थान से पालिया नामक स्थान तक इसका स्थान माना जाता है। और अलार कलाम के बारे में मैं बता चुका हूँ, ज़रा कमेंट में लिखिएगा कि अलार कलाम कौन थे। तो अलार कलाम जो थे वो यहीं के थे। ठीक, आगे देख लेते हैं। जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे, जैन धर्म पढ़ रहे थे, उस समय हम लोगों ने ये आपका अलार कलाम के बारे में पढ़ा था, तो ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो रामागम के कोलिये, ठीक है, और इनका जो स्थान था वह गोरखपुर जिला में रामगढ़ ताल को माना जाता है, रामगढ़ ताल के आसपास का इलाका। ठीक है, उसके बाद है आपका कुशीनारा के मल्ल। तो कुशीनारा से ही समझ सकते हैं कि कुशीनगर जिला में ये होगा। और यह जो है आपका माना जाता है कि लक्ष्मण, जो कि रामायण में ऐसा कहा गया है कि लक्ष्मण के पुत्र, रामायण में जो राम के छोटे भाई थे लक्ष्मण, उनके पुत्र थे कौन, चंद्रकेतु मल्ल, और उन्हीं का वंशज जो है कुशीनारा के मल्लों को माना जाता है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं पावा के मल्ल। तो पावा के मल्ल जो थे वो भी कुशीनगर में ही थे, लेकिन पररौना नामक स्थान से इनका वो जताया जाता है। और इन्होंने नया संसद भवन बनवाया था जिसको उद्भटक कहा जाता है। इन्होंने नया संसद भवन बनवाया था जिनको उद्भटक कहा जाता है, और उसका उद्घाटन जो है आपका बुद्ध भगवान ने किया था। और चूंकि कुशीनगर जो है वो बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, इसलिए जो है इसका वर्णन जरूरी है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो पिपली वन के मोड़िए, तो इनका जो है स्थान गोरखपुर जिला में राजधानी नामक गांव को माना जाता है। ठीक है, और यही जो थे बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है। मौर्य शासन में जब मौर्य काल में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे मौर्यकालीन ग्रंथों में या फिर मौर्यकालीन इतिहास में कि पिपली वन के मोड़िए जो थे उन्हीं से मौर्य वंश को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं। तो वैशाली के लिच्छवी तो आप जानते ही हैं, वैशाली जिला में तो मैं तो खुद ही हूँ। तो वैशाली के जो लिच्छवी थे वह सबसे शक्तिशाली थे, सबसे बड़ा यही साम्राज्य था। ठीक है, बुद्ध काल का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली गणराज्य था लिच्छवी गणराज्य। ठीक है, और यह वैशाली का था। आगे देख लेते हैं। तो मिथिला के विदेह, तो यह जो था भागलपुर और दरभंगा का क्षेत्र जो बिहार का है उसको आपका मिथिला कहा जाता है। और नाम भी सुना होगा आपने, मैथिली ठाकुर का नाम सुना होगा, तो मिथिला से ही मैथिली बनता है। ठीक है, और दरभंगा और भागलपुर के आसपास का क्षेत्र जो है यहाँ का है। ठीक, मिथिला कला भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके बारे में हम लोग कला और इतिहास में पढ़ेंगे, जब बिहार विशेष पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण के बारे में देख लेते हैं। और सबसे पहले देखते हैं इसका कारण क्या था। तो उत्तर पूर्वी भारत में आप लोग देख लेते हैं, पूर्वोत्तर जो भारत है उसमें हम लोग देखते हैं कि मगध साम्राज्य जो था वह एक शक्तिशाली साम्राज्य बनकर के उभरा था, और आसपास के जितने भी आपके साम्राज्य थे वो सब उसमें शामिल हो चुके थे। ठीक है, तो जितने भी आसपास के क्षेत्र थे उनमें एकता का एक सूत्र बन गया था आपका मगध साम्राज्य। लेकिन अगर यही आप पश्चिमोत्तर भारत में चले जाएं तो वहाँ पर छोटे छोटे साम्राज्य थे, वहाँ पर मगध जैसा कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं हुआ था, और उनके बीच में क्या होता था कि आपसी संघर्ष चलता रहता था, आपसी युद्ध चलते रहते थे बराबर। ठीक है, किसी में एकता नहीं थी, और इस कारण से उस क्षेत्र में अहिंसा और अराजकता का वातावरण बना हुआ रहता था। ठीक है, दूसरा चीज़ कि यह इलाका जो था वह समृद्ध भी बहुत ज़्यादा था। समृद्धि के कारण हेरोडोटस और अन्य इतिहासकारों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा इतिहास में, और इससे जो है जितने भी विदेशी थे वो सब क्या हुए, इसकी तरफ आकृष्ट हुए। ठीक है, और जिस समय मगध साम्राज्य भारत में अपना विस्तार कर रहा था उसी समय हखामनी साम्राज्य जो था वह ईरान में अपना विस्तार कर रहा था। ठीक है, और समृद्धि के कारण ही जो है जब ईरानियों ने देखा कि जो आपका पश्चिमोत्तर भारत है वहाँ पर आपसी एकता नहीं है राजवंशों में, तो उन्हीं की फूट का लाभ उठाते हुए वो लोग जो हैं
यहाँ पर आक्रमण करने का सोचे पश्चिमोत्तर भारत पर। और एक और कारण था कि हिंदू कुश पर्वत के से होते हुए उस क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में आना भी जो है वह आसान था उनके लिए, ठीक है। इधर तो आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में आप देख सकते हैं कि हिमालय है, तो हिमालय पार करके आना तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन उधर से जो है हिंदू कुश के रास्ते पश्चिमोत्तर भारत में आना जो है विदेशियों के लिए सहज था, ठीक है। तो इस कारण से उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण किया और सबसे पहले जो है आपका ईरान के हखामनी साम्राज्य ने भारत पर पहला आक्रमण किया और उधर के क्षेत्रों को जीत लिया। तो इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं विस्तार से। कारणों में देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो यही था कि पश्चिमोत्तर भारत में अराजकता और अशांति। दूसरा है आपका कि इस क्षेत्र में जो राज्य थे, छोटे छोटे जो राज्य थे, कंबोज है, गांधार है, मद्र है, ये सब आपस में लड़ाई करते रहते थे, ठीक है। तीसरा है कि आपका हिंदू कुश के दर्रों से इस क्षेत्र में विदेशियों का आना सुलभ था, ठीक। और यह क्षेत्र जो था वो काफ़ी समृद्ध था और आपसी फूट जो थी वो काफ़ी अधिक थी, इसी का लाभ उन्होंने उठाया, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रथम विदेशी आक्रमण के बारे में। तो सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण था वो जैसा मैंने बताया कि ईरान के हखामनी साम्राज्य ने सबसे पहला आक्रमण किया था और शासक का नाम क्या था? दारा प्रथम। जो आक्रमणकारी था उसका नाम था दारा प्रथम, या फिर उसी को जो है दाराय वहु या फिर डेरियस प्रथम भी कहा जाता है, ठीक है। और वह जो है 516 ईस्वी पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में घुस आया था तथा पंजाब, सिंधु नदी के पश्चिमी इलाके तथा सिंधु को जीत लिया था और अपने साम्राज्य में मिला लिया, हखामनी साम्राज्य में उसने मिला लिया, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ईरान का शासन हो गया। हेरोडोटस के अनुसार यह जो क्षेत्र था फारस या फिर ईरान का जो क्षेत्र था उसका 20वां क्षत्रपी बन गया। जिस क्षेत्र को हखामनी साम्राज्य ने अपने में मिलाया उसके बारे में कहा जाता है हेरोडोटस के द्वारा कि यह जो है 20वां क्षत्रपी बन गया था, 20वां क्षेत्र या फिर प्रांत कह सकते हैं बन गया था। किसका? ईरान का, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो आपका जो ये दारा प्रथम था उसका उत्तराधिकारी या फिर पुत्र कह सकते हैं, उसका नाम था क्षयार्स। उसने जो है यूनानियों के खिलाफ युद्ध में, यूनानी और ईरानी आपस में लड़ते रहते थे, तो यूनानियों के खिलाफ लंबे चले युद्ध में भारतीयों का भी प्रयोग किया था, यह कहा जाता है। और यह जो आपका युद्ध चला था वह आपका 486 से 465 ईस्वी के बीच में चला था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो इसका जो पुत्र था, जो क्षयार्स का पुत्र था, ठीक है, उसका नाम था दारा तृतीय। दारा तृतीय को सिकंदर ने पराजित किया। मैंने जैसा बताया कि यूनानियों और ईरानियों के बीच में संघर्ष चलता रहता था। यूनानी कौन था? सिकंदर था। सिकंदर ने क्या किया कि दारा तृतीय को पराजित कर दिया और भारत में ईरानी शासन का अंत कर दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं ईरानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव के बारे में, ठीक है, कि ईरान का जो आक्रमण हुआ था उसका भारत पर प्रभाव क्या पड़ा था, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ईरानी लिपिकार जो कि कातिब कहे जाते थे वही जो थे भारत में खरोष्ठी लिपि लेकर के आए थे। खरोष्ठी लिपि वैसी लिपि होती है जो कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं तो हम लोग बाएं से दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन जो खरोष्ठी लिपि होती थी वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो यह ईरान से ही भारत में आया था, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तो मौर्य कला पर भी जो है ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो आपके मौर्यकालीन स्मारक हैं या फिर जो उस समय आपका गुंबद बनाए जाते थे घंटा के आकार के, वो सब जो है ईरानी प्रभाव ही दर्शाते हैं। आगे देख लेते हैं। तो अशोक का जो राज्यादेश था, अशोक का जो राज्यादेश हुआ करता था, जो राजा का आदेश हुआ करता था, उसको राज्यादेश कहते हैं, ठीक है, या फिर शासनादेश कहते हैं। तो उसमें जो है कुछ शब्द जो हैं वो ईरानी भी प्रयोग होते थे, ईरानी शब्द भी प्रयोग किए जाते थे, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं तो भारतीय शासकों में साम्राज्यवाद की भावना प्रबल हुई। जब उन्होंने देखा कि बाहर से हखामनी साम्राज्य आकर के, ईरानी साम्राज्य आकर के हम पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, तो भारत के अन्य क्षेत्रों में जो शासक थे उनमें भी साम्राज्यवाद की भावना प्रबल हुई, वो भी अपना साम्राज्य का विस्तार करने का सोचने लगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो मौर्य काल में जो है सिर घुटवाने की प्रथा, मतलब कि कोई सजा जो होता था, कोई अपराध करता था तो उसमें क्या किया जाता था? सिर घुटवा दिया जाता था, मतलब कि सिर को कटवा दिया जाता था। तो सिर घुटवाने की प्रथा जो है मौर्य काल में, या फिर स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, अंगरक्षकों के रूप में स्त्रियों की नियुक्ति जो है
उसके अलावा देख सकते हैं तो मंत्रियों के कक्ष में हमेशा अग्नि का प्रज्वलन, मतलब कि अग्नि जलते रहना, यह भी जो है आपका ईरानी संस्कृति से ही लिया गया है। ठीक है, तो ईरानियों का यह भी प्रभाव पड़ा। आगे देख लेते हैं तो ईरानी मुद्रा भी जो है वह भारत में प्रचलित हुई। ठीक है, और भारतीय शासक भी जो है वो ईरानी मुद्रा का इस्तेमाल करने लगे। ईरानी जो स्वर्ण मुद्रा हुआ करती थी, जिसको फारसी स्वर्ण मुद्रा कहते हैं, उसका नाम था डेरिक। उसको डेरिक कहा जाता था। जो स्वर्ण मुद्रा थी ईरानी, उसको डेरिक कहा जाता था। और जो रजत मुद्रा थी, यानी कि चांदी की जो मुद्रा थी फारसी, उसको कहा जाता था सिगलोई। ठीक है, तो डेरिक और सिगलोई याद रखिएगा। डेरिक स्वर्ण मुद्रा और जो सिगलोई था वह चांदी की मुद्रा थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं सिकंदर के आक्रमण के बारे में। ठीक है, तो कारण वही था, भारत की समृद्धि और पश्चिमोत्तर भाग से आना आसान था, इसलिए वो भी जो है पश्चिमोत्तर भारत से ही आया। ठीक है, और सिकंदर जो है भारत में कुल 19 महीने तक रहा था। 326 ईस्वी पूर्व में वो आया था और 326 से 325 ईस्वी पूर्व तक जो है 19 महीने तक वो यहाँ पर रहा था। ठीक है, और यह कहाँ का निवासी था? मकदूनिया का निवासी था, इसीलिए मैंने हेडिंग में बोला कि मकदूनियाई आक्रमण। ठीक, आगे देख लेते हैं तो पश्चिमोत्तर भारत के राजतंत्रों एवं कबायली गणराज्यों में विभाजित थे। पश्चिमोत्तर भारत जो था वह छोटे छोटे गणराज्यों और कबायली गणराज्यों में विभाजित था। ठीक है, अब यहाँ पर जो थे दो प्रमुख शासक थे, पश्चिमोत्तर भारत के दो प्रमुख शासक थे। पहला था जिसका नाम था आम्भी और दूसरा जिसका नाम था पोरस। ठीक है, आम्भी जो था वह तक्षशिला का शासक था। जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो आम्भी ने बिना संघर्ष के ही अपने घुटने टेक दिए। ठीक है, और उसके सामने सिर नवा दिया, बोला कि भैया हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। लेकिन पोरस जो कि आपका जिसका क्षेत्र जो कहाँ था, झेलम और चिनाब नदी के बीच में था, उसने बहुत कड़ा संघर्ष किया, बहुत कड़ा प्रतिरोध किया। किसका? सिकंदर का। हालांकि वो हार गया। झेलम नदी के तट पर बतिस्ता का युद्ध हुआ सिकंदर और पोरस के बीच में, जिसमें पोरस हार गया। लेकिन उसकी वीरता से प्रभावित होकर के और उसकी सैन्य शक्ति से, सैन्य क्षमता से प्रभावित होकर के सिकंदर ने क्या किया, उसका सारा साम्राज्य लौटा दिया और उसको अपना मित्र या फिर सहयोगी कह सकते हैं बना लिया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं तो सिकंदर किस रास्ते से आया था यह पूछा जाता है तो बल्ख या फिर बैक्टीरिया इसको कहा जाता है, उसको जीत कर सिकंदर काबुल होते हुए भारत पहुंचा था। ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत। आगे देख लेते हैं तो आम्भी ने बिना संघर्ष के ही घुटने टेक दिए, लेकिन पोरस ने सबल विद्रोह किया। पोरस हार गए, लेकिन सिकंदर ने राज्य लौटा दिया और सहयोगी बनाया। बतिस्ता का युद्ध झेलम तट पर हुआ और सिकंदर वर्सेज पोरस हुआ। ठीक, अब यहाँ से जो है लड़ते लड़ते सिकंदर जो है वो व्यास नदी के तट पर पहुंचा और सेना जो थी उसकी लड़ कर थक गई थी। ठीक है, और लड़ते लड़ते थक गई थी तो उसने जो है आगे जाने से इनकार कर दिया। हालांकि सिकंदर ने बहुत ज़्यादा उनको मतलब प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, लेकिन वो लोग नहीं माने। और जिस शासक को कोई दुश्मन नहीं हरा सका, वह अपने ही लोगों से हार करके फिर वापस लौटने को मजबूर हो गया। लेकिन लौटते लौटते उसने क्या किया कि अपना जो विजित क्षेत्र था, जो क्षेत्र वो जीता था, उसको 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, सबसे पहला जो भाग था वह था सिंधु नदी का उत्तरी तथा पश्चिमी भाग। ठीक है, और इसका छत्रप यानी कि इसका जो शासक था वह उसने फिलिप को बनाया। ठीक है, याद रखिएगा, फिलिप को बनाया। दूसरा जो क्षेत्र था वह था सिंधु और झेलम नदी के बीच के का भूभाग, जिसको उसने आम्भी के अधीन कर दिया। आम्भी वही जो कि तक्षशिला का राजा था, उसके अधीन कर दिया। और उसके बाद तीसरा जो क्षेत्र था वह झेलम नदी का पूर्वी भाग से लेकर के व्यास नदी तक का क्षेत्र था, जिसको उसने पोरस के अधीन कर दिया। और जो चौथा भाग था और अंतिम भाग था वह जो था सिंधु नदी का निचला भाग था, जिसको उसने पिथोन के अधीन कर दिया। उसका छत्रप उसने पिथोन को बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 भागों में विभाजित कर दिया। अब वो धीरे धीरे जो है चलता हुआ पहुंचा कहाँ पे, आपका सिंधु नदी के तट पर पहुंचा। और सिंधु नदी के तट पर पहुंच करके उसने अपने सेना को 2 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, एक भाग जो है उसने नियारकस, जो कि उसके साथ आया था, उसके साथ 3 लोग आए थे। ठीक है, आपका 3 प्रसिद्ध लोग आए थे जिनकी चर्चा इतिहास में मिलती है। पहला था आपका अनीसा क्रेटिस, दूसरा था नियारकस और तीसरा था अरिस्टोबुलस। ठीक है,
नियार्कस को जल सेनापति बना दिया और जल के मार्ग से उसके साथ अपनी सेना को भेज दिया, और बाकी की जो सेना थी उसके साथ वो जो है आगे बढ़ने लगा स्थल मार्ग से। और स्थल मार्ग से बढ़ते बढ़ते जैसे ही वो बेबीलोन पहुंचा, वहीं पर 323 ईस्वी पूर्व में उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने सिकंदर का आक्रमण देखा। अब हम लोग देख लेते हैं सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव। तो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ, यह हम लोग देखें तो सबसे पहला जो है आपका कि उत्तर पश्चिमी भारत के राज्य जो थे वो एकता के सूत्र में बंध गए। अब जब आक्रमण हो गया तब उनका दिमाग खुल गया। मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, तो उनका दिमाग जो है वो खुल गया और वो जो है एकता के सूत्र में बंधने लगे। उनको एहसास हो गया कि यदि पोरस और आम्भी ने मिल करके सिकंदर का मुकाबला किया होता तो शायद उसको रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो अब जो है इनके दिमाग की बत्ती जल गई और इन्होंने जो है एकता के सूत्र में बंधना शुरू कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या प्रभाव हुआ कि साम्राज्यवादी भावना जो है वह प्रबल हुई। जिस प्रकार से हखामनी साम्राज्य अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, उसी प्रकार से भारतीय शासकों में भी साम्राज्यवाद की भावना प्रबल हो गई कि हम भी अपने साम्राज्य का विस्तार करें। उदाहरण आप देख सकते हैं कि मौर्य काल में अशोक ने अपने साम्राज्य का कितना विस्तार किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने कितना विस्तार किया, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए अनेक नए मार्ग खुल गए। ठीक है, और व्यापार जो है ईरान के साथ भारत का बहुत तेजी से होने लगा। ठीक है, अब कुछ जो नए मार्ग बने थे, कुछ जो नए नगर बने थे इनके लिए, वो देख लेते हैं। तो काबुल में जो है आपका सिकंदरिया नाम का नगर बना था। इसके अलावा देख सकते हैं तो झेलम तट पर बुके फाल नामक नगर बना था, और सिंध क्षेत्र में भी जो है आपका सिकंदरिया नाम का नगर बना था। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे मार्ग बने थे जहाँ से शिल्पी और व्यापारी जो है एक दूसरे जगह पर आ जा सकते थे। भारत से ईरान और ईरान से भारत आ जा सकते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यूनानी मुद्रा निर्माण कला का भी जो है भारत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और भारत के जो शासक थे वह आकर्षक सिक्के ढालने लगे थे। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं तो कनिष्क काल में जो गांधार कला का आगमन हुआ था, गांधार कला जो प्रसिद्ध हुई थी, उस पर भी जो है यूनानी प्रभाव हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा देख ले तो जो उस काल के इतिहासकार थे उन्होंने सिकंदर के आक्रमण की तिथि से लेकर के और बाकी जितना भी इतिहास है उस काल का, वो सारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो उससे जो है भारतीय इतिहास के निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। तो यह भी जो है सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव कह सकते हैं, विशेषता कह सकते हैं, या फिर लाभ कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। आगे देख लेते हैं तो एक दो और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सिकंदर जो था वह अरस्तु का शिष्य था। यह बराबर पूछा जाता है। सिकंदर जो था वह अरस्तु का शिष्य था। ठीक, और इसका जो सेनापति था वो था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के बारे में हम लोग जो है चंद्रगुप्त मौर्य जब पढ़ेंगे उस समय भी देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से शादी की थी। ठीक है, तो उस समय हम लोग विस्तार से इसके बारे में देखेंगे। इस प्रकार से हमारा जो है यह विषय समाप्त होता है। हम लोगों ने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में देखा और सिकंदर या फिर आपका जो है ईरानी आक्रमण के बारे में देखा कि किस प्रकार से विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया था उस काल में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो चलेंगे और मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से भारत का गौरवशाली इतिहास शुरू होता है। ठीक है, और जिस इतिहास पर हम गर्व कर सकते हैं वैसा इतिहास हमारा शुरू होने वाला है। ठीक है, अब बस इतना कहूँगा जाते जाते कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करते रहिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम जो है सुधार कर सकें अपने आप में, अपने बोलने की शैली में, अपने पढ़ाने की शैली में, आपको समझाने की शैली में। आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं बता नहीं पाऊँगा। ठीक है, बाकी मेहनत तो देख ही रहे हैं, कर रहा हूँ। हर वीडियो में क्या पसीना दिखाऊँ आप लोगों को, लेकिन पसीना सही में बहता है। ठीक है, और बड़ा मेहनत करना पड़ता है यार। 4-4 किताबों से पढ़ना, फिर उसके बाद फिर आपका बोर्ड पर लिखना, फिर आपके सामने जो है रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग करने में भी लगभग 1 घंटा लग जाता है। उसके बाद फिर एडिटिंग करना होता है, एडिटिंग करने में भी 1 घंटा लगभग लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो आप लोग कृपया मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। नया चैनल है, 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, तो थोड़ी मदद कीजिए और ज़्यादा आगे बढ़ाइए और ऑनलाइन ज़रूर देखा कीजिए वीडियो, ताकि
जो है वॉच आवर भी पूरा हो सके। ठीक है, पहला कंडीशन तो होता है कि 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, तो वो तो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, 2 से 3 दिन में हो जाएगा। लेकिन 4000 घंटा वॉच आवर पुराना बड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा सा आप लोगों को मदद करनी होगी। ठीक है, वीडियो को लगातार शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कराना होगा और लोगों को प्रेरित करना होगा कि वो वीडियो देखें। और ये तो दावा कर सकता हूँ मैं कि जो मैं वीडियो दे रहा हूँ उसमें पूरा तथ्य दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो दे रहा हूँ। कोई भी मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है सिलेबस के हिसाब से वो मैं किसी किताब से नहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो अगर एक बार आप वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, प्राचीन भारत के इतिहास में और राज व्यवस्था में जहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ वहाँ तक। और आगे भी यही क्रम जारी रहेगा, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाएगी, ये मैं वादे के साथ कहता हूँ। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा, लेकिन एक बार भी जो है क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई ढील नहीं होगी। हर दिन आपको वीडियो मिलेगा और हर दिन 1 या 2 वीडियो पक्का मिलता रहेगा, निरंतर रूप में मिलता रहेगा। कोई देखे ना देखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आज नहीं तो कल देखेंगे, कल नहीं परसों देखेंगे, 1 साल बाद देखेंगे, 2 साल के बाद देखेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा वीडियो जो है वह सबके लिए मार्गदर्शक बनेगा और सब लोग ये वीडियो देख करके अपना रिजल्ट लाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और जिस दिन रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन फिर बात करेंगे कि क्या स्थिति थी। और आज चूंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं, आज मुझसे जुड़े हुए हैं आप जो चाहे वो मैं सुन सकता हूँ। आप खुद देखिए ना, एडुटेरिया चैनल का उदाहरण मैं देता हूँ। एक चैनल है एडुटेरिया, उन्होंने जब वीडियो बनाना शुरू किया था वो भी कुछ नहीं थे, जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ वो भी तैयारी कर रहे थे। ठीक है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने जो है अपना बीपीएससी भी क्लियर किया और कई लोगों को का उन्होंने मार्गदर्शन दिया। जब वो भी चालू किए थे तब उनको भी इतना ही संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन आज के डेट में उनके 20 लाख के लगभग सब्सक्राइबर हैं और एक एक वीडियो पर जो है कितने सारे लाइक्स आते हैं और कितने सारे कमेंट्स आते हैं कह नहीं सकता। तो उनकी लाइफ भी बन गई, उसके अलावा कितने सारे लोगों का उन्होंने लाइफ भी बनाया। तो वैसा ही मेरा भी सपना है, वैसे उनसे अच्छा मेरा वीडियो है, ये मैं कह सकता हूँ कि उनसे मेरा अच्छा वीडियो है। उनका भी वीडियो अच्छा है, नो डाउट, उनका पढ़ाने का शैली भी हो सकता है मुझसे ज़्यादा ही अच्छा हो, लेकिन जो कंटेंट वो देते हैं वो बहुत लिमिटेड है। उनका जो कंटेंट है वो पीसीएस के लेवल का नहीं है, मैंने पीसीएस के लेवल को टच किया है और ये जो है आपका पीसीएस के लिए भी लाभदायक होगा, यूपीएससी के लिए भी लाभदायक होगा और आपका जो है एसएससी, रेलवे इत्यादि जितने भी एग्जाम्स हैं सब के लिए लाभदायक होगा। ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि 100% रिजल्ट की गारंटी दूंगा, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि जब आप एग्जाम दे करके आएंगे तब अगर वीडियो देखे हुए रहेंगे तो मुझे याद जरूर करेंगे और धन्यवाद जरूर देंगे। मन ही मन दे, लेकिन देंगे जरूर। ठीक है, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत बोल लिया। जय हिंद, वंदे मातरम।